press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार बच्चों, पिछले लेक्चर में गॉसेस लॉ का हम एप्लीकेशन आप सबको बता रहे थे, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर एट आउटसाइड, इनसाइड एंड ऑन द सरफेस। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यानी दूसरा एप्लीकेशन बता रहे हैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। यहां पर चार्ज को रख दिया गया है, लेकिन ये जो सॉलिड स्फीयर है वो कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मतलब जिसमें चार्ज कंडक्ट होगा, कंडक्टर जिसमें चार्ज का फ्लो होगा। जब आप इसमें ऐसे चार्ज रख देंगे तो ये आपस के चार्ज दोनों सेम नेचर का हो जाएगा, तो ये आपस में रिपेल करेगा। ऐसे ऐसे रिपेल करते 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 एक दूसरे को कहाँ लेके चला गया? सरफेस पे। इधर वाला चार्ज चला गया यहाँ, सपोज करो ये चार्ज चला गया यहाँ, ये दोनों में रिपल्सन हो रही थी, कोई भी दो चार्ज ले लो, ये दोनों में हो रहा था, तो ये चार्ज चला गया यहाँ और ये चार्ज चला गया यहाँ। अभी भी तो रिपल्सन हो रहा होगा, मतलब इस चार्ज में और इस चार्ज में अभी भी तो रिपल्सन हो रहा होगा, लेकिन अब आगे क्यों नहीं मूव किया? क्योंकि आगे कंडक्टर नहीं है कि इसको मूव करने दे। इधर हवा है, इधर हवा है, इसलिए इंसुलेटर में ये मूव नहीं करेगा। इस हवा की वजह से ये इंसुलेटर में मूव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इसी तरह से जितना भी पेयर्स देख रहे हो बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो दोनों चार्ज है वो रिपेल होकर के यहां चलाया, ये यहां चलाया, ये यहां चलाया, ये यहां चलाया, सब चार्ज रिपल्सन होकर के एकदम ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसा सरफेस पे चलाया, और इसके अंदर में चार्ज खाली हो गया, जगह नहीं है इसके अंदर में। अब चार्ज बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं लिखा Q0। अब Q0 तो E0, क्योंकि जब चार्ज ही नहीं है तो, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट बार बार रहता है कि चार्ज क्रिएट फील्ड, फील्ड क्रिएट फोर्स, यानी चार्ज ही नहीं है तो फील्ड क्रिएट कैसे होगा? इसलिए यहां पर फील्ड 0 हो जाएगा। देखिए, और इसकी तमाम बिहेवियर जो देख रहे हैं आप, वो हो जाएगा चार्ज हॉलो स्फीयर के जैसा। इसमें जो है अंदर में चार्ज इसलिए 0 हो गया क्योंकि ये कंडक्टर था, पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन हो रहा था। ये सभी में रिपल्सन होते होते ये सरफेस पे चला गया, और इसमें अंदर में चार्ज इसलिए 0 हुआ, सॉरी, हॉलो स्फीयर में चार्ज इसलिए 0 होता है अंदर में क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर में कोई मैटर नहीं है। और आप जानते हो कि बिना मैटर के चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि नो मैटर नो चार्ज, नो बॉडी नो शो। ये कॉन्सेप्ट है हम लोग का, इसको हम हमेशा बताते रह रहे हैं आपको। तो बस यहां पर पूरी तरह से चार्ज गायब हो गया। लेकिन चार्ज गायब हो गया का मतलब कहां चला गया? उनके सरफेस पे। तो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के, नॉट ओनली स्फीयर ओनली, अगर कंडक्टिंग रॉड हो, कंडक्टिंग सिलेंडर हो, कोई और भी कंडक्टिंग मटेरियल हो, अगर उसमें चार्ज रखेंगे तो उसके अंदर में चार्ज बिल्कुल नहीं होगा। वो सारे के सारे चार्ज उसके सरफेस पर अपीयर हो जाएगा और अंदर में चार्ज एकदम से समाप्त हो जाएगा। जैसे यहां भी अंदर का चार्ज रखे तो हम यही थे, लेकिन रहा नहीं, सब चला गया सरफेस पे, क्योंकि इसके बीच में कंडक्शन हो रहा है, और कंडक्शन हो रहा है तो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, और रिपल्सन फोर्स लगता वही अगर नॉन कंडक्टिंग रहेगा तब जैसे चार्ज रखे थे वैसे ही रहेगा, उस समय भी रिपल्सन फोर्स काम करेगा, लेकिन फ्लो नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर नहीं है ना। कंडक्टर नहीं है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो अगर यही केस हम यहां पर कंडक्टिंग के जगह पर नॉन कंडक्टिंग लिख देंगे तो अलग होगा, जो हम अभी इसके आगे केस बताने वाले हैं, तो वो डिफरेंट हो जाएगा, ये अलग हो गया। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप जिसको ठीक से समझ लो कि भाई ये जो चार्ज है इसके साइड अंदर में जो रखा था हमने, वो चार्ज एकदम से सरफेस पर अपीयर हो गया इसके कंडक्टिंग नेचर की वजह से। और ये जो इसकी कंडक्टिंग नेचर है उसके वजह से जो दो चार्ज के बीच में रिपल्सन हो रहा है, वो चार्ज इसके आपस में भागते 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 इस किनारे पर आया, और अब भागने का इसके पास स्पेस नहीं है, हवा में नहीं भाग सकता, इसलिए यहीं आकर के ठहर गया। अभी भी रिपल्सन इस चारों पट्टी हो रहा होगा, लेकिन
फिर भी यहाँ के बाद चार्ज अब और कहीं नहीं जा सकता, सरफेस पे ही बैठा रह जाएगा, इसलिए सरफेस पर बैठा रह गया और अंदर में चार्ज जीरो हो गया, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। इसलिए इसकी तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फार्मूला हॉलो चार्ज स्फीयर के चलते जो फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो उसके आइडेंटिकल हो गया, उसी के बराबर हो गया, उसी के जैसा हो गया। इसलिए आउटसाइड में 1/4πε0 q/r², सरफेस पे 1/4πε0 q/r², अंदर में जीरो। यही 3 फार्मूला हमको मिला था हॉलो स्फीयर में, जो इस उसी के जैसा होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट उस सवाल फार्मूला को रख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वो चीज खाली लिख लीजिए कि वेयर स्मॉल r जो है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। और बच्चों इसका ग्राफ भी बिल्कुल हॉलो स्फीयर जैसा होगा कि अंदर में तो फील्ड ही नहीं है, मैं बताया था अंदर में तो फील्ड ही नहीं है, इसलिए फील्ड नहीं हुआ। बाहर में चलने लगे, यहां फील्ड नहीं 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 नहीं, यहां से शुरू, इसका मतलब यहां से शुरू हुआ इन्वर्सली है, तो सबसे अधिक यहां पर होगा, इसलिए मैंने लिखा रेडियस ये सरफेस पर, यानी जब r बराबर कैपिटल R होगा मतलब इसके सरफेस पर फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। और इसके आगे जैसे जैसे मूव करने लगेगा फील्ड फिर से घटने लगेगा, और घटते घटते जीरो कहां होगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि पैरेलल लाइंस कहां मिलते हैं, इन्फिनिटी पे। पैरेलल लाइंस कहां मिलते हैं, इन्फिनिटी पे। तो बिल्कुल ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं, मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था ये ग्राफ को अच्छी तरह से। मैंने कहा था कि देखो E अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाए तो स्ट्रेट लाइन, E डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो, R² हो, R³ हो, कुछ भी हो तो हाइपरबोला, देखिए ऐसा वाला। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² टाइप का चीज कुछ हो, R³ टाइप की चीज प्लस पावर, तो पैराबोला बनता है, इसलिए इसे हाइपरबोला बना। ये बात मैं एक्सप्लेन किया हूं पिछले लेक्चर में, तो अब ये ग्राफ भी आप समझ गए होंगे और ये पूरी सिस्टम समझ गए होंगे। अब तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये थर्ड एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। इसमें हमने ये जो देख रहे हैं आप, R रेडियस का एक चार्ज स्फीयर लिया है जिसमें चार्ज Q रखा हुआ है, और इसके चलते फील्ड हम बाहर में जानेंगे, सरफेस पे जानेंगे और फिर अंदर में जानेंगे। यही 3 केस हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए भी जाना था, जो आज हम नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर के चलते जानेंगे। पहली बात तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या अंतर है। कंडक्टिंग में चार्ज रखेंगे तो सरफेस पे आ जाएगा, नॉन कंडक्टिंग में रखेंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, वो नहीं आएगा सरफेस पे, तो इसमें नहीं आएगा। अब जहां पर आपको जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, वहां से एक डॉटेड लाइन से गॉसियन सरफेस निकाल दो, बना दो। अब इस छोटे से पॉइंट पर एक एरिया वेक्टर ds ले लो जो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज रखेंगे तो प्लस चार्ज के चलते यहाँ पर फील्ड जानना चाहते हैं तो अपनी मर्जी का प्लस चार्ज रखो, और वो चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल, तो आउटसाइड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आउटसाइड, एरिया वेक्टर भी हो गया आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो कितना हो गया, 0 डिग्री। तो अब हम जैसा कि हॉलो स्फीयर में किए थे वैसे ही EDS = Q/ε0, EDS cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो पूरा प्लस चार्ज रखे हुए हैं, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस रखा तो इस तरफ, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0, इसलिए हमने लिखा पैरेलल। तो फिर ये हो गया। अब ये जो ds है, वो ds को जब आप पूरी तरह से पूरे स्फीयर में इंटीग्रेट करेंगे, ये पूरे स्फीयर में, ये ds तो छोटा सा है, अब पूरा जब एरिया लेंगे तो कौन एरिया लेंगे, ये वाला डॉटेड लाइन का जो स्फीयर बनाए हैं, जो इमेजिनरी स्फीयर है, जो कि गॉसियन सरफेस है। बेसिकली ये हॉलो स्फीयर में भी हमने बनाया था, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है।
तो ये गॉसियन सरफेस जो स्मॉल आर रेडियस का हमने ड्रॉ किया है डॉटेड लाइन से, इस पूरे का एरिया निकालेंगे और ये एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी पॉइंट चार्ज के जैसा मिला, हॉलो स्फीयर में भी बाहर में यही मिला, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में भी बाहर में यही मिला। तो आप एक लाइन में याद रखना कि कोई भी स्फीयर दुनिया के हो, उसके आउटसाइड में जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, चाहे वो हॉलो हो, चाहे वो कंडक्टिंग हो, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो। और सरफेस पर भी यहां पर कैपिटल आर के बराबर होगा, यानी क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर होगा, वो भी नहीं बदलेगा। तो सरफेस पर और आउटसाइड में दुनिया की किसी भी स्फीयर, तीनों स्फीयर में से कोई भी स्फीयर हो, हर स्फीयर के लिए बाहर में और सरफेस पर फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही बनेगा, वो चाहे हॉलो हो, वो चाहे चार्ज कंडक्टिंग हो, चाहे चार्ज नॉन कंडक्टिंग हो। ठीक है, तो एक बात तो ये हम लोगों को समझ में आ गई अच्छे से कि भाई इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। और जैसे हमने इंटीग्रेट किया था हॉलो स्फीयर में, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, बाहर में सरफेस पर अंतर नहीं पड़ता, अंतर पड़ेगा सिर्फ अंदर में डिफरेंट हो जाएगा। तो वो हम आपको अभी दिखाते हैं। केस 2, देखिए केस 2 जिसमें हमको सरफेस पर निकालना है, ऑन द सरफेस। पहले हम इसके बाहर में निकाले इस पॉइंट पे, वो केस में यहां पर स्मॉल आर स्क्वायर आया, मतलब जो स्मॉल आर होगा वो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस था। अब हम इसको सरफेस पर निकाल रहे हैं यहां पे, तो ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो गया, इसलिए इसको हमने आर बराबर कैपिटल आर सीधे पुट कर दिया। नहीं तो इसको भी चाहते तो उसी केस के जैसा इंटीग्रेट करके बना सकते थे, लेकिन आवश्यकता है नहीं, चूंकि यहां का जो फील्ड है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, यहां का जब फील्ड है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, सो हमने रख दिया। तो ये क्लियर हो गया केस। अब केस 3 देखते हैं। इन साइड में डिफरेंट है, मैंने आपको बताया पहले भी कि स्फीयर चाहे चार्ज हॉलो स्फीयर हो, चाहे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो, और चाहे चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, सभी केस में बाहर में और सरफेस पर फील्ड एक होगा। बाहर में के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर और सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सो आपने देखा कि आया सरफेस पर। अंदर में अलग अलग बात होगी। अंदर में हॉलो स्फीयर में 0 आया, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में भी 0 आया। ये केस में थोड़ा सा अलग होगा। ये केस में क्या होगा, पहली बात तो ये है कि जो चार्ज हम लिखते हैं Q, ये पूरे स्फीयर के लिए चार्ज, ये पूरा स्फीयर है जिसका रेडियस r है, उसमें चार्ज था कितना, तो उसमें चार्ज था हमारा Q। लेकिन जब आप इन्हें डॉटेड लाइन से जब गॉसियन सरफेस से बनाए हैं, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, नो डाउट, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस यानी पूरे में यहां से लेकर के पूरे बाउंड्री तक में चार्ज Q है, तो क्या इतना दूर का भी चार्ज Q होगा? तो आंसर है नहीं होगा। पूरी इंडिया की जनसंख्या मान लो कि जो है, क्या वही जनसंख्या बिहार की हो जाएगी? नहीं, उसका एक फ्रैक्शन होगा, उसका एक पार्ट होगा, उसका एक हिस्सा होगा। वैसे पूरे स्फीयर के चार्ज के बराबर ये चार्ज इतना दूर में भी तो नहीं होगा। चार्ज इस स्फीयर में पूरी तरह से एक समान से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है। अगर कंडक्टिंग रहता तो फिर चार्ज फैलते 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 कहां चलता? सरफेस पे। लेकिन अभी सरफेस पर ये नहीं गया है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है।
तब हमको आप घेरा जितना बनाए हैं, जो गॉसियन सरफेस लिए हैं, जो डॉटेड लाइन जो लिए हैं, उतना दूर का चार्ज हमको निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने Q पूरे का चार्ज था और इतना दूर का चार्ज को मान लिया मैं Q डैश, इसलिए मैं गॉस थ्योरम जब लिखा तो Q डैश बटा एप्सिलॉन नॉट लिखा, Q डैश बटा एप्सिलॉन नॉट लिखा। और cos जीरो तो आप समझ ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में एंगल जीरो बार बार हो ही रहा है, वो कोई बड़ा बात नहीं है। तो अब आपको इतना दूर का चार्ज निकालना पड़ेगा, और ये हमने बड़ा आसानी से यूनिटरी मेथड से निकाल लिया है। वो कैसे? कहा कि 4/3 पाई आर क्यूब का, माने इस पूरे स्फीयर का चार्ज कितना है? Q। एक का क्या होगा? Q/4/3 पाई आर क्यूब, और इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब मतलब इस वॉल्यूम का चार्ज कितना होगा? तो 10/10 × 10 = 10। सो Q डैश हो गया QRQ/RQ। तो ये चार्ज हो गया यार, इतना चार्ज जो देख रहे हैं आप Q स्मॉल RQ/कैपिटल RQ, ये इस डॉटेड लाइन के अंदर में है, यानी इस घेरे के अंदर में है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में है, इस घर के अंदर का चार्ज है ये QRQ/RQ। इसको अब जो Q डैश जहां पर है उसको यही चीज वाला चार्ज Q डैश उठा करके यहां पर पेस्ट करने वाले हैं आगे, और कुछ नहीं करना है, इसको उठाना है और इसको पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये बात आप समझ गए। अब हम इसको पेस्ट करने जा रहे हैं और थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और हमको ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट निकल जाएगा। तो इसलिए हमको ये पूरा चार्ज देखो बच्चों, अगर ये बाहर में पॉइंट लेते हैं, चार्ज इतना दूर में फैला हुआ है क्योंकि स्फीयर ये रेडियस कैपिटल आर का है। अब अगर बाहर में पॉइंट लेते हैं तो सारा चार्ज फील्ड पैदा करेगा, सरफेस पर लेते हैं तब वो सारा चार्ज फील्ड पैदा करेगा, और अंदर में लेते हैं तब इतना ही दूर का चार्ज पैदा करेगा जो डॉटेड के अंदर में है, इतना दूर का। इसलिए मुझे इतना दूर का चार्ज निकालना पड़ा। गॉस थ्योरम में क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज अभी इतना हुआ, सरफेस पर रहता तो पूरा होता, बाहर में भी रहता तो पूरा हो जाता। ये समझना है। अब हम इसको आगे बताते हैं। तो ये देखिए, आपने यहां पर Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, और ये चीज तो आप देख ही रहे थे। Q डैश की जगह पर मैंने इसको पेस्ट किया, यहां लाके पेस्ट कर दिया। ds की जगह पर क्या होगा? ये वाला का स्फीयर का एरिया होगा, जो डॉटेड लाइन वाला, ये ds पूरा सरफेस एरिया इतना दूर का, तो लिख दिया 4πr² QRQ/RQ, और फिर एक r² से एक कट जाएगा तो यहां बच जाएगा QR/RQ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो बच्चों, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी देखा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² के टाइप का चीज ही देखा, लेकिन ये पहली बार हमको देखने को मिल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के टाइप का चीज मिला हमको। और ये किस केस में मिला? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में मिला। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के चलते अंदर में जो चार्ज जो है फील्ड, वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल गया। मतलब यहां फील्ड ज्यादा होगा कि इससे और आगे ज्यादा होगा, तो यहां ज्यादा होगा, और बढ़ गया, यहां और ज्यादा होगा, यहां और ज्यादा होगा, यहां मैक्सिमम होगा। अब फिर क्या होगा? सरफेस के बाद घटना शुरू होगा, घटते 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 जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हर हाल में, चाहे वो कोई भी स्फीयर हो, एक चीज और देखने को मिल रहा है कि उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैक्सिमम है। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्फीयर का आइडेंटिकल है, बाहर में और सरफेस पे, और इंफिनिटी पर किसी भी स्फीयर के चलते चार्ज हमेशा जीरो है। इंफिनिटी पर और सेंटर पे किसी भी स्फीयर के चलते चार्ज हमेशा जीरो है। तो ये सारी बातें हैं। तो अब हम इसको ग्राफ में इंडिकेट कर देते हैं, थोड़ा सा ग्राफ प्लॉटिंग कर देते हैं। ये देखिए, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड
ई आर है। तो आप जानते हैं कि जैसे ये स्फीयर ले लीजिए, तो अंदर में क्या होगा, आर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली का कैसा होता है, ऑरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जी। क्योंकि यहाँ फील्ड ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा यहाँ आ गया। ये घटना कहाँ का है, ये घटना है जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, सरफेस पर मैक्सिमम हो गया, ये जो है ई मैक्सिमम हो गया, ई मैक्स। अब इसके आगे बढ़िए, इससे आगे बढ़िए, तब क्या होगा, फिर से हाइपरबोला। क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो ऐसा देखें ही हम लोग, मतलब अगर आप एक चीज का ध्यान दें तो ये जो यहां से ग्राफ है, यहां से ये वाला ग्राफ देख रहे हैं, ये हॉलो स्फीयर में यही था, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में यही था, और हॉलो और चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में इधर का ग्राफ गायब था। क्यों, अंदर में फील्ड जीरो था, इसलिए इधर का ग्राफ गायब था। यहां से ग्राफ शुरू था, इसमें यहां भी ग्राफ है और यहां भी है, इसका मतलब इसमें चार्ज स्फीयर में अंदर में भी सभी जगह पर फील्ड है और बाहर में भी फील्ड है। बाकी दोनों स्फीयर में देखे थे तो अंदर में फील्ड हर जगह पर जीरो था। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसके ऑरिजिन पर यहां यानी सेंटर पर जीरो होगा, और कहां जीरो होगा, इन्फिनिटी पर भी जीरो होगा। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा, एक सेंटर पे और दूसरी कहां पे, आउटसाइड इन्फिनिटी पॉइंट्स पे। तो ये आपको समझने वाला ग्राफ था। ये ग्राफ डायरेक्टली का स्ट्रेट लाइन होता है, इन्वर्सली का आप हमेशा बोले हैं हाइपरबोला होता है, और अगर पावर आर स्क्वायर आर क्यूब कुछ ऐसा हो तो पैराबोलिक होता है। ये तीन ग्राफ तो कम से कम, तीन चीज तो आपको जानना ही चाहिए। बाकी तो मैथ्स में बहुत तरह के ग्राफ आप पढ़ते हो, लेकिन ये तीन कंसेप्ट छोटा छोटा हम दे रहे हैं, जो कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट से, बायोलॉजी से भी हैं तो भी इतनी बातें याद रखेंगे तो आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जो है कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ये देखिए, अभी तक हमने आपको तीन स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, जिसमें हॉलो चार्ज स्फीयर है और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर है। कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर। तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में अंतर यही है कि कंडक्टिंग में सब चार्ज सरफेस पे चला जाता है और नॉन कंडक्टिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इस तीनों स्फीयर के चलते गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में, सरफेस पर और अंदर में निकाला। यहाँ पर हम कुछ कंक्लूजन पॉइंट पुट अप कर रहे हैं। तो मैं पहला पॉइंट लिखा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज स्फीयर एट आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस इज आइडेंटिकल। बिल्कुल, कोई भी स्फीयर के चलते बाहर में और सरफेस पर जो होगा फील्ड वो एक जैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, क्योंकि बाहर में के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर और सरफेस पर के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, तीनों केस में आया, आपने देखा ही, देख लीजिएगा। मैंने कंक्लूड कर दिया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज स्फीयर एट द सरफेस इज मैक्सिमम। चाहे कोई भी स्फीयर हो, सबका मैक्सिमम जो फील्ड होगा वो सरफेस पर ही होगा हर केस में। तो यहाँ जैसे हॉलो स्फीयर में और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में फील्ड यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पर से फील्ड शुरू हुआ, फिर फील्ड घटना शुरू हो गया, तो यहां से फील्ड शुरू हुआ, यहां से घटना शुरू हो गया, इसका मतलब यहां मैक्सिमम हो गया। और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में देखिए, यहां से फील्ड बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 मैक्सिमम, और फिर घटना शुरू हुआ, यानी यहां पर फिर मैक्सिमम हुआ, इसलिए सरफेस पर मैक्सिमम होगा, ये सही बात है। तीसरा केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज स्फीयर आर जीरो एट सेंटर एंड इन्फिनिटी। तो पहली बात तो यह है कि ऐसे तो हॉलो चार्ज स्फीयर और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के अंदर में हर जगह पर फील्ड जीरो होता है। जब अंदर में हर जगह पर फील्ड जीरो हो तो सेंटर पर भी जीरो होगा, लेकिन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर में हर जगह फील्ड जीरो नहीं होता, सिर्फ सेंटर पर जीरो होता है। इसलिए तीनों स्फीयर के सेंटर पर फील्ड जीरो कॉमन पॉइंट मिल गया, और इन्फिनिटी पर तो सबका जीरो होगा ही, क्योंकि इन्फिनिटी पर चार्ज का प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए फील्ड सबका जीरो होगा। इसलिए मैं एक स्टार पॉइंट बना लिया।
कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज स्फीयर एट सेंटर एंड इंफिनिटी दोनों पर 0 होगा, ये कोई स्फीयर हो तो। ऐसे अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को छोड़ दिया जाए तब अंदर में और इंफिनिटी पर 0 होगा बाकी दोनों स्फीयर के लिए, लेकिन नॉन कंडक्टिंग को भी रखा जाए तो सेंटर पर तीनों केस में 0 होगा और इंफिनिटी पे तीनों स्फीयर के चलते। और लास्ट पॉइंट हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर एंड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर एंड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड इट इज 0। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि अंदर में हॉलो स्फीयर रहे चाहे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रहे, उसके चलते फील्ड 0। तो ये एप्लीकेशन हम स्फीयर के चलते कर रहे थे। और अब हम देखने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ये देखिए, ये 4th एप्लीकेशन है जिसमें हम लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। तो ये हमारा एक लाइन चार्ज है और इसके चलते हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं। यहां से एक गॉसियन सरफेस बनाए हैं डॉटेड लाइन से, और ये जो पॉइंट P है वो यहाँ से r दूरी पर है। यहाँ पर एरिया वेक्टर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार जो लेते हैं हम लोग ले लिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, कई बार डायरेक्शन हमने दिया है। तो फिर गॉस थ्योरम से क्या कहेंगे, EDS बराबर Q/ε0, EDS cos 0 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच का एंगल 0 Q/ε0 और EDS इज इक्वल टू Q/ε0। अब आप ds की जगह पर क्या लिखेंगे तो एरिया लिखेंगे। एरिया मतलब इस सिलेंडर का पूरा एरिया। इस सिलेंडर की हाइट क्या है, L है, जहां पर हमने लिखा भी है कि E इंटू 2πRA। सिलेंडर का जो एरिया सरफेस एरिया होता है वो 2πRH होता है या 2πRL होता है, जहां पर L क्या है मैं लिख देता हूं, वेयर L इज हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ये हाइट हो गया। अब जो है या सिलेंड्रिकल सरफेस लिख दीजिए, ये भी ठीक है। अब आप क्या कर दें तो Q/L के जगह पर हमने लैम्डा रख दिया है। लैम्डा को बोलते हैं सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इनफैक्ट सरफेस नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब देखो, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट 3 तरीके से किया जाता है। अगर किसी रॉड पर ऐसे चार्ज दे देंगे तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा, माने चार्ज पर यूनिट लेंथ डेवलप होगा। अगर किसी डिस्क पर दे देंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर किसी स्फीयर में दे देंगे तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा। तो ये चार्ज का ये आपको आपस में ये चार्ज होता है। अब आपको जो एक बात बताना चाहते हैं कि अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे हम लोग, वो कहीं पर देखे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², कहीं पर डायपोल में देखे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, लेकिन और स्फीयर में देखे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r तक देखे, पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r पहली बार देख रहे हैं जो लाइन चार्ज में होगा। डेरिवेशन बिल्कुल पहले ही जैसा सिमिलर। आपको ये पॉइंट पर निकालना था, ये लाइन चार्ज था तो इसलिए आपने यहाँ पर ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिया और डॉटेड लाइन से इसको कवर किया। इस लाइन चार्ज को कवर करने के लिए जो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ा वो सिलेंडर बन गया। तो लाइन जब भी कोई भी चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसको कवर करने के लिए इसको कवर करते तो सिमेट्री कैसा बनता था, स्फीयर। और लाइन चार्ज को कवर करना चाहे तो क्या बन गया, सिलेंडर। तो आप जो भी चार्ज है उसको गॉसियन सरफेस से कवर करना पड़ता है फील्ड निकालने के लिए, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई तभी होगा जब वो क्लोज होगा। बिना क्लोज किए हुए गॉस थ्योरम को एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पर इसको कवर्ड कर दिया और कवर कर करके इस पॉइंट पर इनके चलते हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, E = λ/2πε0r आ गया। तो ये आप समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू λ/2πε0r हो जाएगा, जहां लैम्डा Q/L है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अब एक लास्ट एप्लीकेशन है बच्चों 5, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
थिन प्लेन एंड थिक प्लेन चार्ज शीट। तो ये देखिए 14 एप्लीकेशन है ड्यू टू थिन प्लेन चार्ज शीट। पहले प्लेन चार्ज शीट कैसा होता है? इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है, मतलब बहुत लंबा बड़ा सा प्लेन चार्ज शीट है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें दो सिचुएशंस है, एक थिन और दूसरा थिक। आप कहेंगे थिन और थिक में अंतर क्या है? तो ऐसा नहीं समझना कि थिन मतलब सिर्फ पतला होता है और थिक मतलब सिर्फ मोटा होता है। यहाँ फिजिकल मीनिंग क्या है उसका? थिन का मतलब हुआ कि चार्ज सरफेस के एक तरफ अपीयर होगा, और थिक मतलब इतना मोटाई है कि चार्ज इधर भी अपीयर होगा और चार्ज इस तरफ भी अपीयर होगा, तो ये थिक कहलाएगा। तो थिक में हम सरफेस के एक तरफ लेंगे थिन में, और थिक में सरफेस के दोनों तरफ लेंगे। देखिए ये एक थिन प्लेन चार्ज शीट है, ये एक थिन प्लेन चार्ज शीट है, और इसके चलते हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं। पहली बात तो इसकी दो गॉसियन सरफेस है, एक इधर बनाया और एक इधर बनाया। ये थिन चार्ज शीट था, इसकी गॉसियन सरफेस यहां पर बनाया और एक यहां पर बनाया, जिसकी एरिया ए है, इसकी भी एरिया ए है। अब आप क्या किए? ईडीएस जो लिखे हैं हम, मतलब इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो डीएस होगा वो इसका एरिया और इसका एरिया 2a हो जाएगा। तो हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा। एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा। यहां भी वही बात है, ऐसा और ऐसा, इसलिए दोनों जुट गया। और Q बाई ए को जब चार्ज को किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैं पहले ही बताया था कि अगर डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट है, ये डिस्क टाइप का चीज है, चाहे इन्फाइनाइट कोई सीट टाइप का चीज है, तो उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? एरिया वाइज होगा, इसलिए उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए। क्यू बाई अपॉन ए को हम लोग बोलते हैं सिग्मा। इसलिए इसमें आएगा जब थिन रहेगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर यही सेकंड केस देख लीजिए, फॉर थिक इनफाइनाइट चार्ज शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट अगर थिक रहे, तब बच्चों थिक में पहले अंतर क्या है? थिक का मतलब है कि चार्ज इस तरफ भी अपीयर है और चार्ज इस तरफ भी अपीयर है। थिन मतलब केवल एक तरफ, पतला मतलब केवल एक तरफ, और थिक मतलब दोनों तरफ। तो ये चीज तो आएगा, 2EA यहां भी आएगा, यानी यहां पर क्या केस हो जाएगा? 2EA तो यहां भी आएगा, लेकिन चार्ज दोनों तरफ है तो Q ना रह करके 2Q हो जाएगा, यही अंतर आएगा। और 2 से 2 कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q बाई ए को सिग्मा लिखना हम लोग जानते हैं, अभी हम लिखिए बताए हैं कि वेयर सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा मतलब Q बाई ए को सिग्मा लिखे हैं, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? ये Q बाई ए, ये जो देख रहे हैं आप, ये है सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू है Q बाई ए, या हम लिख भी दे सकते हैं कि आप क्या लिखें, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो ये था थिन प्लेन चार्ज शीट के चलते। तो आज हमने आपको गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बताया, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपको कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, लाइन चार्ज, थिन प्लेन चार्ज शीट, थिक प्लेन चार्ज शीट के बारे में बताया। और अब जो है पिछले जो लेक्चर था जिसमें हम सवाल पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है
वो किन किन बात पर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? E a cos थीटा। तो तीन बात पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एरिया पर और एंगल पे। तो हम बोले थे कि किस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसका पहला एक ऑप्शन दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एरिया वेक्टर और एक एंगल। तो ये तो तीनों पर डिपेंड कर रहा है, तो किस पर डिपेंड नहीं करेगा का आंसर क्या होगा? नन, यानी सब पर चूंकि डिपेंड कर रहा था इसलिए डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। और अब आज का सवाल है कि व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक इनसाइड द स्फीयर, लिखिए इनसाइड द स्फीयर, देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज। अगर किसी डायपोल को किसी स्फीयर के अंदर रख दिया जाए तो उस पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो +Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, 0 होगा, -Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा या नन होगा। इसमें से ये चारों में से क्या होगा, ये आंसर आपको करना है और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके भेजना है। फिर आगे हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।